प्रणाम ऑल। यस। हर कोई अपना अपना घूंघट हटाए। सबके नाम दिख रहे हैं आजकल, बट चेहरा किसी का नहीं दिख रहा है। जो पहली क्लास में थे उनकी बात ठीक है, वो ब्रेक पे गए होंगे, बट माधव जी, मीनाक्षी, आदिश, ओके, राजदीप जी, अगेन वन मोर, मीनाक्षी, या गुड। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आज हम पहले थोड़ी सी रिवीजन करते हैं प्रेयर के बाद, एंड देन वी विल टेक वन बाय वन टॉपिक। आज से हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर इसको की बात करेंगे कि मैरिड लाइफ किसी का है तो उसमें कौन से रूल्स हमें बिठाने हैं। किसी का हेल्थ कंसर्न है, जो क्वेश्चन आपके पास आता है उस क्वेश्चन के अनुसार हम उस चीज को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। ओके, तो पहले हम 10 से 15 सेकेंड प्रार्थना करेंगे, उसके बाद ओम का जाप करेंगे। अगर सबका हो गया है तो हम ओम का जाप करते हैं। मुद्रा, और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए स्ट्रेट स्पाइन इरेक्ट। ओ ओके, अब आप अपनी हथेलियों को रब करें। और अब हम देखते हैं कि कल तक हमने क्या देखा था। थोड़ा सा 10 मिनट रिवीजन कीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि एक एक प्रॉब्लम को कैसे देखा जाता है। सेकेंड हाउस के बारे में बात किया था। ओके, डिफरेंट प्लैनेट्स इन द नहीं ऐसे सेकंड नहीं, हाउस सेकंड हाउस या एंड फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। ओके, तो एंड हम मेल एंड क्या फीमेल बात, राशिज। मेल साइन फीमेल साइन। ओके, और भाव के बारे में अब तक हमने क्या क्या जाना? भाव जाने, ग्रह जाने, राशि, प्लैनेट्स, राशि, प्लैनेट, ये सारी चीजें हमने आज तक एक्alted एंड debilitated एस्पेक्ट्स। ठीक है। हाँ, अब हम दृष्टिस। क्या देखते हैं, आज हम देखेंगे कि पर्टिकुलर, मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको आप कैसे देखोगे, उस प्रॉब्लम को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। एक हमने अब तक क्या सीखा कि हर ग्रह का एक सिग्निफिकेंट है, हर हाउस के भी सिग्निफिकेंट्स है और हर राशि के भी सिग्निफिकेंट है। अब हमारा जॉब शुरू होता है जब हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो इन सब का कॉम्बिनेशन करना है। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी एक प्रश्न जब आता है ना तो कभी भी वो किसी एक प्लैनेट या एक हाउस को कनेक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आज जब हम मैरिज की बात कर रहे हैं तो मैरिज का अगर क्वेश्चन आपके पास आए तो आप कौन सी चीजों को देखोगे, कौन से ग्रह को देखोगे, कौन से घर को, व्हाट विल यू लुक एट द कुंडली?
seventh house, ओके Venus and Mars. तो मान लीजिए कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेरी शादी कब होगी, तो आप कैसे बताओगे? कुंडली आपके सामने है, उसमें से कौन से रूल आप अप्लाई करोगे? टेल मी दैट वे। मैम सेवंथ हाउस से, सेवंथ हाउस और उनका गुरु का बल कितना है वो भी देखते हैं मैम। जी। हाँ, और वाइफ के लिए, फीमेल के लिए वी सी द गुरु एंड हम्म, फॉर द मेल वी सी शुक्र, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म, शुक्र महादशा। ओके। लेकिन राहु में भी तो शादियां हो जाती है ना, राहु की महादशा में भी। तो अंतरदशा प्रत्यंतर दिशा हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें क्या देखना है, अगर आपके पास क्वेश्चन आया है कि मेरी शादी होगी क्या, तो इस व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक सुख है भी या नहीं, इनकी शादी कभी होगी भी नहीं, ये आपको देखना है पहले। क्योंकि आपने बहुत से ऐसे चार्ट देखे होंगे कि लोग लाइफ टाइम सिंगल रहते हैं, जो शादी नहीं करना चाहते, या कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, उनकी फिक्स नहीं होती है जल्दी। तो सबसे पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि जिस घटना को लेके व्यक्ति आई है, जिस घटना को लेके क्वेश्चन है, क्या वो घटना उनके भाग्य में है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम नेबर के पास जाके बोलते हैं कि फ्रिज का ठंडा पानी दीजिए, हमारा लाइट नहीं है या कुछ प्रॉब्लम, उनके पास फ्रिज है या नहीं, पहले ये पता होगा तब जाके हम मांगेंगे। दिस वे यू कैन सिंपली चेक कि उनका सप्तम स्थान, जिसे हम मैरिड लाइफ से देखते हैं, तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, सेवेंथ हाउस में जो राशि बैठी है उसका लॉर्ड, इनकी स्थिति हम देखेंगे। सप्तम से रिलेटेड मैरिज है ना, ये सारी चीजें देखेंगे। अब हमें कंफर्म हुआ कि उनकी शादी होने वाली है। नाउ वी विल मूव टू प्लैनेट्स कि कौन कैसे पता चलेगा होगी कि नहीं होगी? मतलब राशि का लॉर्ड देख है ना आपको, सेवेंथ हाउस कितना स्ट्रांग है, वहां पे कौन सा ग्रह है, उसका जो स्वामी है वो कहाँ बैठा हुआ है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि है। अब इसमें हमने कितनी चीजें देखी, फर्स्ट सेवेंथ हाउस देखा, सेवेंथ का लॉर्ड देखा, और सेवेंथ में बैठा हुआ ग्रह देखा, और उसका लॉर्ड। ये चार में से कम 3 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। Okay. अगर वो 3 पॉजिटिव है मतलब शादी होगी, अगर 3 नेगेटिव है मतलब नहीं होगी। समझ गए आप? मैम, बट तो वो हाउ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा? कि जो हमने अब तक सीखा है उस पे कौन सा एस्पेक्ट है, क्या है, उस भाव, किस भाव में बैठा है, उस भाव का अच्छा, कारक, मतलब वो गुड इफेक्ट है या वो बैड इफेक्ट है? वो सब देखना है, वो सारे रूल यहाँ अप्लाई करने वो हैं। भी कुछ देखते हैं ना, कारक ग्रह, मतलब एक प्लैनेट किसी के लिए खराब है बट किसी दूसरे के लिए अच्छा हो सकता है, बट ऐसा अभी भी हो तो सकता हमारा क्वेश्चन पर्टिकुलर है ना शादी, तो हमें सिर्फ सेवेंथ हाउस देखना है। है। हाँ, नहीं, मैं जनरली पूछ रही हूँ कि मतलब ऐसा जनरली पॉसिबिलिटी है। क्योंकि वो कहाँ पे बैठा है वो उस पर डिपेंड है, किसके कुंडली में कहाँ बैठा है, दैट इज डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ हमें सिर्फ क्या देखना है, मैरिज। तो मैरिज वील के सी लिए सेवेंथ सेवेंथ हाउस। हाउस, सेवेंथ का प्लैनेट, सेवेंथ को रूल करने वाला उसका लॉर्ड, सेवेंथ की राशि और उसका लॉर्ड, सेवेंथ से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सारी टैली करने के बाद 3 से ज्यादा अगर चीजें पॉजिटिव आती है तो आप समझ जाइए 4 में से 3 आ जाती है तो इनकी शादी होगी, 4 में से 2 आती है तो ऑन एन एवरेज होगी, टूट सकती है, एक ही आती है तो शायद ना भी हो। ये आपको फिक्स करना है। एक बार ये डिसीजन पे आप पहुंच गए, फिर आप देखोगे कि फीमेल की कुंडली है तो कौन सा प्लेनेट देखना है। जैसे फीमेल की कुंडली है तो गुरु देखना है, मेल शुक्र देखना है, मेल की है तो इस प्रकार से आप देखोगे। लेकिन आप गुरु देखिए या शुक्र, उसके साथ साथ आपको मंगल को भी देखना है, बिकॉज मंगल इज इंटीमेसी, मंगल इज फायर, मंगल इज सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो भी बैलेंस होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको सिक्स हाउस भी देखना है कि उनकी नाड़ी अगर है तो सिक्स हाउस से एक दूसरे को कुछ बीमारी या कुछ प्रॉब्लम है आफ्टर मैरिज, ये भी देखना जरूरी है। और शादी लव मैरिज है या अरेंज है तो फिफ्थ हाउस का कनेक्शन वहां बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, उस घटना से रिलेटेड कहाँ कहाँ क्या क्या है। पंचम से हमने प्रेम देखा, सेवन से हमने मैरिज का इवेंट देखा, 12 से हमने बेडरूम हाउस यानी कि इंटीमेसी देखा। तो ये तीनों भावों को आपको कनेक्ट करना है, आपको सिर्फ सेवेंथ को नहीं देखना है। जब आपका कंफर्म हुआ कि इस घर में इस व्यक्ति की शादी होने वाली, फिर आपको इन तीनों भावों को आइडेंटिफाई करना है। इसलिए हर भाव का यानी हर हाउस का सिग्निफिकेंट आपको आना जरूरी है, तब जाके आप उसको मैच कर पाओगे। अब तीनों के सिग्निफिकेंट किए उसके बाद मेल या फीमेल है उस कुंडली के अनुसार गुरु या शुक्र को आप देखोगे, चंद्र को भी देखोगे शादी के लिए आप,
और मंगल को भी देखोगे। इन सबको मिला के फिर आपको वो देखना है। मैम व्हाट अबाउट 12th हाउस? 12th house also, I already explained, it is intimacy or bedroom. मैम Yeah. 6th हाउस में क्या बोले आप? 6th हाउस में तो वो हेल्थ रोग, एंड जॉब, रोग ऋण रिपु। तो उसका कैसे कनेक्शन है उसके साथ? तो अगर वो दोनों की राशियां मैच नहीं हो रही हस्बैंड वाइफ को, शादी के बाद सडन कोई इवेंट होते हैं, जॉब लॉस होता है, घर में कोई मरता है, कुछ ना कुछ इवेंट होते हैं ना, पॉजिटिव गुड और बैड होते हैं, बिकॉज प्लैनेट एक्सचेंज हो गए, इसलिए उसको भी देखना है कि नुकसान हो रहा है क्या कुछ शादी करने के बाद। अच्छा, तो वो कैसे पता चलेगा? मतलब शादी के बाद मतलब आप दैट इज फ्रॉम एक्चुअली सम दशा। कुंडली देखोगे ना तब आएगा, अब आप सिर्फ रूल समझिए, जब कुंडली ओके सामने रखोगे तब वो सारी चीजें आएगी। अब आपको ओके सिर्फ रूल्स को याद रखना है। नाउ वी आर लाइक ऑन 1 2 3 4, 2+2 का स्टेप अभी आगे है। ओके। हाँ नहीं, वो आप बोल रहे हैं तो हमको पता नहीं कि मतलब वो कैसे कनेक्टेड हो तो गया, जो हमने इसलिए। पहले सीखा है ना उसी से बेस कनेक्ट करना है आपको, इसीलिए उसके कारकत्व जो दिए हैं उसमें थोड़ा ऐड करके और पढ़ने हैं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखा पंचम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि शादी के बाद उनमें उनमें प्यार रहेगा या नहीं, कितना बॉन्डिंग रहेगा, लव मैरिज है या अरेंज है, ये भी देखना जरूरी है। तो अच्छा, उससे नॉर्मल लव भी पता चलेगा? हाँ, मतलब एक हो गया लव मैरिज है, मतलब एक अदरवाइज जैसे आप बोल रहे हैं बॉन्डिंग एंड ऑल, वो भी 5th हाउस से ही देखेंगे? फिफ्थ हाउस से लव मतलब हम हर किसी के प्रेम को देखते हैं ना, भगवान से ओके प्रेम, माता पिता से प्रेम, बच्चों से प्रेम, शादी की बात आती है तो उसको देखेंगे, ओके पुण्य कर्म देखते हैं, फिर महादशा देखना है, उसका लॉर्ड देखना है, और प्रत्यंतर दशा जो पहले 3 महीने की दशा है उसको भी देखनी है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, वो थोड़ा आगे का पार्ट है जो आपको आगे दशाओं के इसमें आ जाएगा। हर ग्रह की महादशा कितनी होती है वो देखना है। तो हर ग्रह की महादशा में शादी हो सकती है, लेकिन उसी समय आपका वीनस एक्टिवेट होना जरूरी होता है, गुरु एक्टिवेट होना जरूरी होता है, तब वो इवेंट होगा। अब बहुत बार आप ऐसा देखोगे कि मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो आपके 5 प्रिडिक्शन करते हैं, 5 में से 3 सही आते हैं, लेकिन 2 चीजें कभी हुई ही नहीं आपकी लाइफ में। ऐसा होता है कि उन्होंने बोला था लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। Yes. किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे उसके साथ शायद ये 2 चीजें मैच हो गई, कोई और 2 चीजें मैच नहीं हुई, क्योंकि हमारा जो जीवन है ना वो इतना बड़ा है और इतनी सारी घटनाएं हैं, उस एस्ट्रोलॉजर को उसकी कैपेसिटी के अनुसार जो प्रिडिक्शन उस समय दिखे वो आपको वो डिलीवर करेगा। अब इसीलिए ये देखना जरूरी है कि ये इवेंट इस कुंडली में है भी या नहीं। कोई जॉब का क्वेश्चन लेके आएगा तो हमें पहले ये देखना है कि ये बंदा जॉब करने वाला है या बिजनेस करने वाला है, तब जाके उसका जॉब के ऊपर। नहीं तो हम ढूंढते बैठेंगे, हम बोलेंगे अगले महीने जॉब लगेगा, लेकिन उसकी कुंडली ही बोल रही है ना कि वो कभी जॉब में रह नहीं सकता है, तो आपका प्रिडिक्शन गलत जाएगा, उसको अगले महीने जॉब नहीं लगेगा। आपको उसको बताना पड़ेगा कि आप इस चीज का पर्टिकुलर बिजनेस कीजिए, शायद आपको इसमें सक्सेस आए। तो आपको अपना विजन खुला रखना है। सवाल वो कोई भी पूछे, उस सवाल से रिलेटेड पॉसिबिलिटी इवेंट उस कुंडली में है या नहीं है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब आज हम जब पर्टिकुलरली शादी की बात करें तो मेल है या फीमेल है, सबसे पहले जब शादी की बात आती है तो हमें क्या देखना है कि शादी कब होगी, कैसे होगी, भाग जाके होगी या बड़े धूम धड़ाके से होगी या कैसे होगी, उसमें कितना सुख मिलेगा, ये सारी चीजें जो है वो एनालाइज करना, इसके ऊपर हमें फोकस करना है। फिर हमें देखना है 7th हाउस, और उसके बाद हमें देखना है चंद्र, देखना है शुक्र, देखना है शुक्र बल बहुत जरूरी है शादी होने के लिए, चंद्र बल भी जरूरी है। पुरुष को गृह सौख्य चाहिए होता है, स्त्री को भी सौख्य चाहिए होता है, तो वो भी हमें देखना है कि ये सारे ग्रह जो है ये इवेंट होने के बाद ये चीजें देने के लिए सक्षम है या नहीं है, ताकि उसके इमीडिएट बाद उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं, ये बताना भी जरूरी है। यहां तक समझ में आया कि इवेंट को कैसे देखना है? इवेंट को देखने के लिए उस इवेंट से रिलेटेड जो प्लैनेट है, जो हाउस है, जो राशि है, उन चीजों को आपको देखना है। अब आप देखोगे कि मंगल जो है उससे भी हमें देखना है। ये मैंने कहा है हर शादी में, चाहे वो मेल की हो फीमेल की हो, आपको मार्स को इम्पोर्टेंस है वो देने हैं, मंगल को, और सूर्य को भी देने हैं, क्योंकि उस शादी से आपको नेम फेम कितना मिलेगा ये भी आपको देखना है। पर्टिकुलर प्लैनेट से 3 4, लेकिन मेजर प्लैनेट जो है फिक्स वो है शुक्र, गुरु, चंद्र और मंगल। इन चारों के बारे में आपने सोचना ही है।
अगर इन 4 ग्रहों में से 2 ग्रह उस समय निर्बल है तो थोड़ी सी बाधाएं आ सकती है। 3 ग्रह प्रबल है, प्रबल मतलब एग्जॉल्टेड है या अच्छे है, तो शादी आसानी से हो जाएगी, उनका योग बन रहा है। और एक ही ग्रह प्रबल है, मतलब अभी और उनको वेट करना है, अभी टाइम नहीं आया है, शादी जरूर होगी बट नॉट एट दिस मोमेंट। इसके साथ आपको देखना है गुरु यानी जुपिटर जो है वो जीव का कारक है, और शादी जो है वो एक पर्पज ही उसका ये है ना कि नेक्स्ट जनरेशन, जो वो कॉन्सेप्ट बनाया गया था जब शादी का, तो उसे भी हमें देखना है। तो जीव कारक जुपिटर जो है, जुपिटर का अगर अष्टम स्थान से भ्रमण हो रहा है तो भी उस समय उन्हें शादी करने के लिए अगर योग भी बन रहा है तो भी मना करना है, क्योंकि 8th हाउस इज ऑल काइंड ऑफ हिडन थिंग्स। अगर वहां से जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है तो ऐसा हो जाता है कि शादी के बाद कुछ चीजें पता चलती है और फिर ऐसे होता है कि इन्होंने हमें फंसाया, जो चीजें उस समय ओपन नहीं हुई। इसलिए ट्रांजिट में जुपिटर अगर अष्टम स्थान में है या वहां से भ्रमण कर रहा है तो वो समय जो है वो उन्हें कहा जाता है कि इस समय इस साल आप शादी मत कीजिए, एक और साल रुक जाइए। ओके, इतने सारे रूल आपको ओपन माइंड से करने हैं। आपको ये रूल तब आएंगे जब आप पहले जो 3-4 प्रेजेंटेशन दिए ना, हर कोई उसको बाय हार्ट कर लीजिए, को कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। रूल सेम ही है हर चीज के लिए, आपके बस दिमाग में इंस्टेंटली वो आना चाहिए कि आपको उस समय क्या देखना है। 7th हाउस हम जब देखते हैं तो हमें देखना है कि 7th में अगर किसी के शनि केतु राहु है, मतलब वहां प्रॉब्लम है, पाप ग्रह है और वो जन्म का ही है, शादी होगी लेकिन वो शादी से प्रॉब्लम देगा। सही है। फर्स्ट हाउस भी देखना है क्योंकि फर्स्ट से 7th एस्पेक्ट सारे प्लैनेट्स को है, कोई भी प्लैनेट 7th पे उसको 7th एस्पेक्ट है, मतलब वो अपने पार्टनर को देख रहा है। तो अगर फर्स्ट में राहु है तो क्या होगा, फर्स्ट में सैटर्न है तो क्या होगा, फर्स्ट में राहु है तो क्या होगा कि व्यक्ति बहुत अच्छी होगी, अच्छे से बात करेगी लेकिन बहुत सारी बातें छुपाएंगी, सारी चीजें साफ नहीं बताएंगी। शनि अगर है या सप्तम में भी शनि है तो वो वैराग्य देगा, मतलब जल्दी उनको बोर कर देगा उस शादी से। मंगल वहां पे है सप्तम में तो वो बहुत ज्यादा झगड़े देगा क्योंकि वो अग्रेसिव होगा, इसीलिए उसको मांगलिक कहा जाता है कि दोनों मांगलिक है तो ही होगा। एक मांगलिक है तो कितना झगड़ा करेगा, दूसरा तो सुसाइड कर लेगा उसके सुन के। और हमेशा मंगल जिनका सेकंड होता है, यस्टरडे आई टोल्ड कि मंगल जब प्रभावी होता है तो बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से चीजों को सामने रखता है मिरर की तरह। अब आप लाइफ पार्टनर को ही मिरर दिखाओगे तो आप में प्रेम कैसे होगा, फिर तो झगड़ा ही होगा। तो इसलिए आपको उसका भी विचार करना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा विचार जो है वो पारंपरिक शास्त्र में भी, पुराने भी है ना, मार्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि बाकी चीजें बैलेंस होगी लेकिन ये चीज बैलेंस नहीं हुई तो वो शादी शायद टिकेगी लेकिन कभी भी अच्छा, मतलब एक एक्सपीरियंस नहीं रहेगा उस कपल का। बहुत ज्यादा उनको दुख देगी वो शादी, झगड़े देगी, तकलीफें देगी, एक दूसरे को अब्यूज करना, मारना, ये सारी चीजें देगी। तो इस प्रकार से हमें सप्तम स्थान को महत्व देकर और जो ग्रह हमने देखा है उसको देखते हैं। अब हम कुछ रूल्स देखते हैं कि साधारणतः क्या होता है कि 7th हाउस में अगर चंद्र है और 10th से लेके चंद्र जो है वो सप्तम में है या 6th में भी अगर मून है, 7th में मून है, तो शादी डिले हो सकती है, जल्दी उस व्यक्ति की शादी नहीं होगी, थोड़ी सी लेट होगी। हमने जो भावत भावम सिस्टम देखा था उसको आप एक बार यहाँ समझिए। हमने क्या देखा था उसमें कि नेचुरली जब कोई भी रूल होता है उसको हम दूसरे हाउस से वैसे ही कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा था दशम का दशम, फोर्थ का दशम, फोर्थ का 10, ये कल मैंने एक्सप्लेन किया था, फोर्थ का 4। तो कोई भी हाउस है ना, जो भी मान लीजिए 7th, तो उसको पीछे वाला जो हाउस है, आगे वाला प्रोग्रेसिव है, पीछे वाला जो है उसको व्यय स्थान कहा जाता है। तो 7th से पीछे वाला 6 आता है, दैट इज व्यय स्थान, मतलब वो आपका नुकसान कराएगा। तो ऐसे समय अगर 6th में मून आता है जन्म का या 7th में मून आता है तो वहां पे पार्टनर छोड़ के जाने के चांसेस बढ़ते हैं। वो योग चाहे इमीडिएट बने या 20 साल बाद बने, छोड़ के बिना किसी कारण के जाने के, मतलब कुछ लोग गुम हो जाते हैं, कुछ लोग छोड़ जाते हैं, कुछ लोगों के साथ कोई ट्रेजेडी होती है कि वो वापस ही नहीं आते और वो जिंदा भी है नहीं है पता नहीं, कुछ लोग भाग जाते हैं। ये सारे इवेंट 6 में मून को देख के किए जाते हैं। बाकी रूल्स वहां पे है, उसी एक प्लेनेट को पकड़ के आपको इवेंट नहीं देना है, बट मेजोरिटी ऐसा देखा जाता है। तो आपको वो भी देखना है
कि ये व्यक्ति का मून कहाँ पे है। अगर एक बंदे का 6 में है तो दूसरे का कहाँ पे है, उनका कनेक्शन क्या बन रहा है, उस पे भी आपको फोकस करना है। अब अगर मून जो है, मून को हम कैसे देखते हैं, शीतलता, पवित्रता, शांति। हम्म, मून उनका अगर डिस्टर्ब है कुंडली में तो उनको उस शादी से बहुत अच्छा सुख नहीं मिलेगा। अगर 7th हाउस में, मतलब खुश नहीं रह पाएंगे, वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे उस शादी को। 7th में अगर जुपिटर है या वीनस है तो दोनों भी ग्रह क्या करते हैं कि लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर थोड़ा सा इगोइस्ट होता है और डोमिनेटिंग होता है। अच्छा मतलब सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छी पर्सनैलिटी वाला, लेकिन डोमिनेटिंग नेचर वाला देता है। या ससुराल वालों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ रहता है कि डिफीट होगा या कुछ केस हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो आपको ससुराल से या मैरिड लाइफ से दे देगा। हमेशा नहीं देगा तो वो पर्टिकुलर टाइम में देगा जो लाइफ टाइम इफेक्ट बना के जाएगा। अच्छा, ऐसे अगर अशुभ ग्रह जो कुंडली में सप्तम स्थान में है, मंगल है, शनि है, सूर्य भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता सप्तम में है, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा ही। सप्तम अगर खाली है तो भी चलेगा, उसका बस स्वामी कहाँ है वो आपको देखना है। शनि और मंगल साथ में है तो वो भी शादी बहुत दिक्कत देती है। अगर 7th हाउस में शनि और मंगल साथ में है, वहां पे भी एक बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन उनको नहीं मिल पाता, प्रॉब्लम आती है। अब इसके साथ हमको क्या देखना है कि अगर इस प्रकार से जब कुछ होता है तो हमें उस व्यक्ति का 12th हाउस एंड 5th हाउस, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है कि चलो शादी में ऑब्स्टेकल है, लेकिन वो ऑब्स्टेकल खत्म होने के बाद में भी तो प्यार है या नहीं, या पूरी लाइफ ऐसी चलनी है। इसलिए 5th हाउस और 12th हाउस दोनों को हम इस प्रकार से देखते हैं। अब हमें देखना है कि लाइफ पार्टनर का स्वभाव कैसे होगा, उसका बिहेवियर कैसे होगा, उसका नेचर कैसे होगा। इसको हमें जब देखना है ना तो हमें हमेशा देखना है कि अगर आपके 7th हाउस में सूर्य है यानी रवि है और तो जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा, मेल हो या फीमेल हो, वो बहुत ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड होगा और थोड़ा इगोइस्टिक होगा। उसको बहुत ज्यादा पैम्परिंग या इंपॉर्टेंस देना, हमेशा उसकी तारीफ करना, ये चीजें उसे चाहिए होगी। अगर 7th में मून है या 6 में मून है तो या तो जैसे मैंने कहा पार्टनर छोड़ के जाएगा, या तो फीमेल को लंबे समय तक की कोई हेल्थ इशू आफ्टर मैरिज शुरू हो जाएगी। और उसके साथ साथ अगर मार्स वहां पे है तो मार्स बैलेंस ही नहीं बैठने देगा। 7th में मार्स अगर है तो बार बार झगड़े होंगे, उनके कारण ही समझ में नहीं आएगा कि क्यों झगड़ रहे हैं। उनको भी बाद में लगेगा कि पता नहीं हमने क्यों झगड़ा, लेकिन वो बात 2 मिनट बात अच्छे से की तो 5 मिनट झगड़े में ऐसा उनका टाइम जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो है, फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं होते, हमेशा तलवार निकाल के खड़े, इस प्रकार का रहता है उनका। और हमें बहुत बार ऐसे लगता भी है कि ये व्यक्ति बाहर तो सबके साथ अच्छी है, हम्म, लॉस के साथ भी अच्छी है, पति से ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम, देन वी समटाइम्स वी गो अहेड एंड वी स्टार्ट जजिंग कि अरे यार इसमें ही कोई प्रॉब्लम होगा, वाइफ तो खराब नहीं है, सबसे इतना अच्छा से ख्याल रखती है, सबका करती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम किसी को ब्लेम जो कर रहे हैं ना, वो भी अपने पार्टनर का प्लेसमेंट की वजह से उस दुख से जा रहा है, इसलिए वो इसका कारण बना है। तो अगर मंगल वहां है ना तो आपको सबसे कनेक्ट करेगा, पूरे घर में पॉपुलर बनाएगा, लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम देगा। तो जैसे ही आप बेडरूम में गए झगड़ा शुरू, इस प्रकार से उसको देखा जाता है। अगर हम देखें कि गुरु और चंद्र साथ में है या अगर वो 7th हाउस में है, जुपिटर और मून, तो वहां पे क्या होगा, जुपिटर और मून दोनों के गुण जो हमने देखे हैं, एक तो स्मार्ट बने, वाइफ या हस्बैंड जो है स्मार्ट या ब्रिलियंट मिलेगा और सुंदर भी मिलेगा, शांत और सुशील स्वभाव का भी मिलेगा। तो सर्वगुण संपन्न हम जिसको बोलते हैं, तो उस प्रकार से चंद्र गुरु अगर युति सप्तम स्थान में हो रही है तो उनको अच्छा पार्टनर मिलेगा। रवि अगर वहां पे होगा, रवि यानी कि क्या, सूर्य, सूर्य और जुपिटर, सन एंड जुपिटर अगर साथ में है तो उसमें दोनों के एज में ज्यादा गैप होगा। या तो दोनों में से एक पार्टनर बहुत ज्यादा हेल्दी होगा जिसका वेट लॉस नहीं हो रहा होगा, या दोनों के इकोनॉमिकल स्टेटस में बहुत डिफरेंस होगा, एक थोड़ा एवरेज होगा, दूसरा बहुत ज्यादा रिच होगा। ये प्रकार के डिफरेंसेस आप वहां पे देख सकते हैं। अब जब आपका मर्क्यूरी जो है वो 7th में है और वो चंद्र के साथ किसी प्रकार का योग बना रहा है, मतलब या तो चंद्र की दृष्टि उस पे पड़ रही है या उसकी चंद्र पे, या दोनों साथ में बैठे हैं, तो मून की एनर्जी भी अच्छी है, मतलब इमेच्योर है, यंग है, मर्क्यूरी भी वैसा है, इंटेलिजेंट है,
तो ऐसा ही जिनके योग बनते हैं ना, उनका लाइफ पार्टनर जो है उसका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होता है और बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हुए होते हैं, एजुकेशन वाइज ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। बट इनके साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर बुध उनका नीचे का है तो वो गॉसिप में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं या बहुत ही ज्यादा अनवांटेड। कुछ लोग नहीं क्या रुकते ही नहीं है, बोलते 2-2 घंटे बात करते हैं तो ब्रेक ही नहीं लगता है उनको। ऐसे हमें लगता है जब मर्क्यूरी उनका बिगड़ा हुआ है तो वो बाहर चुप रहेंगे, लाइफ पार्टनर के सामने जो कैसेट शुरू हो गई वो बंद ही नहीं होगी। ऐसा होता है, मर्क्यूरी उनको देता है। अगर मैम ये कभी है अगर मर्करी है 7th हाउस में और किसके के साथ साथ, रिलेशन? अच्छा, मून के साथ, या तो मून के साथ है या मून की उसके ऊपर मतलब एस्पेक्ट, एनी काइंड ऑफ। एनी काइंड ऑफ कनेक्शन इट इज डेवलपिंग विथ मून। अगर वहां पे वीनस है और उसका मून के साथ कोई योग बन रहा है तो भी अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है। और मैरिड लाइफ के मतलब शादी के बाद हम बोलते हैं ना कि शादी के बाद भाग्योदय है, वो शुक्र और मून के कनेक्शन के साथ होता है, वीनस एंड मून के कनेक्शन के साथ। अब सैटर्न अगर वहां पे है तो सैटर्न का सबसे पहला हमने नियम क्या देखा है कि वो वैराग्य देता है, वो ठंडा प्लेनेट है, वो लेजी करता है, वो चीजों को डिले करता है। वहां पे अगर वो है तो पहले तो वो शादी में डिले करेगा, Yes. दूसरा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे घर के सब लेगा पार्टनर, लेकिन उसको मैरिड लाइफ में घूमने फिरने में ये सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो जो एक्टिविटी जिस समय जिस एज में होनी चाहिए उसमें उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, सबको खुश रखेंगे। और दूसरा एक है शनि का तत्व, हमने क्या देखा है कि सूर्य जला देता है और शनि सुखा देता है। Hmm. मतलब वहां पे आप दोनों इमोशनल लेवल पे कभी बॉन्ड हो ही नहीं सकेंगे। ऐसा हो जाता है कि कितना भी आप वन साइडेड ट्राई करो, बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत साल ट्राई किया कुछ नहीं हुआ, मेरे ही एक साइड से कॉम्प्रोमाइज करके शादी नहीं चलने वाली है। तो ये सब कब होता है, जब वहां पे शनि होता है, वो आपको वैराग्य देता है, डिफीट देता है कि आप ही को कॉम्प्रोमाइज करना है, आपको डिस्कनेक्शन देता है, आपको किसी के साथ मतलब पार्टनर के साथ आपको एक लेवल पे आने नहीं देता है। ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ ऐसी जाएगी, कुछ समय, लेकिन ऑन एन एवरेज 60% उन लोगों के जीवन में दुखी भरा रहता है कि वो मैरिड लाइफ से खुश नहीं रहते हैं, जिनका 7th में शनि है। शनि और मंगल दोनों आए तो वो तो दंगल ही कर देते हैं। हाँ, वो खुशी देगा, वो झगड़ा भी देगा, वो बहुत ज्यादा करेक्शन देगा पार्टनर में कि तुमने यही क्यों पहना, तो मेरे साथ आते हो तो ऐसे ही करते हो, ये सारी छोटी छोटी चीजें है ना, वो वहां से आती है। अगर सैटर्न है तो सबसे अच्छा उपाय उसके लिए है कि 28 to 33 के बाद शादी करेंगे तो जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। बिकॉज व्हेन सैटर्न डिलेज देन उसके इफेक्ट जो है वो कम हो जाते हैं। तो हम नेचुरली ही अगर शादी जो है वो 28 के बाद या 33 में सैटर्न जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद करेंगे तो क्या होगा, नेचुरली एक मैच्योरिटी व्यक्ति में आ जाती है। सैटर्न इज द ओल्डेस्ट मैच्योर प्लैनेट, तो आपको वो एक समझ दे देता है तब तक लाइफ में। समझ कब आती है, जब 50 धक्के लगते हैं जीवन में, तब तक बहुत सारे ब्रेकअप हो चुके होते हैं, तब तक बहुत सारा इमोशनल मतलब पूरी इमोशंस की वाट लग गई है। ये सब होने के बाद फिर आप शादी करोगे ना तो वो बैलेंस रहती है, क्योंकि आपको पता है कौन सी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। सैटर्न के लिए हमेशा बोला जाता है जितना आप डिले करो ना उतनी शादी ज्यादा ज्यादा अच्छी चलेगी। अगर किसी की कुंडली में सन एंड सैटर्न का कोई कनेक्शन है तो इसमें क्या होता है कि इनकी शादी होने में बहुत मुश्किल आती है। मतलब जल्दी शादी, या तो एक दूसरे की एस्पेक्ट है या कुछ है, ना इनकी जल्दी शादी होती है, ना ये एक दूसरे के मतलब बहुत प्रॉब्लम की कुंडली मिल नहीं रही है, कभी लड़का हाँ बोल रहा है तो लड़की नहीं, इस प्रकार से आता है। तो नेचुरली इनकी शादी फिर से आप डिले ही कर दो, वो भी अच्छा है। और अगर वहां पे मतलब हर चीज में प्रॉब्लम आएगी, मान लीजिए शादी हो गई तो एक का जॉब अब्रॉड में होगा तो पार्टनर को वीजा नहीं मिलेगा, दोनों साथ में रह नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कतें वहां पे आएगी। तो जब हमें ऑलरेडी पता है ना कि ऐसी स्थिति है कि वहां पे सूर्य शनि साथ में है और शादी हो गई, तो एक पेज पे दोनों कभी रह नहीं सकते। दिस इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करो, जो एक नेचुरल रेमेडी बन जाती है। दोनों 2 सिटी में रहो, साल में एक बार, 6 महीने में एक बार मिलो, शादी चलेगी। या तो तुमको रोज साथ में रहना है, 5 साल चलाओ, बाद में ब्रेकअप, दोनों में से एक चीज होगी। तो आपको कौन सा दुख चाहिए वो आपको चूज करना है। थोड़ा टाइम साथ में रह के लंबे समय जीवन साथ में चाहिए, या सारा सुख लेके 5 साल में टाटा बाय बाय, वो आपको डिसाइड करना है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं ना
हम चेंज कर सकते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो ग्रहों के साथ खेलना इतना आसान नहीं है। हम ग्रहों को फूल नहीं बना सकते हैं इतनी आसानी से। लेकिन कुछ चीजें जैसे कॉम्प्रोमाइज, शादी के बाद भी लाइफ पार्टनर से दूर रहना, ये कॉम्प्रोमाइज ही हो गया ना। तो वो आपको एक नेचुरल रेमेडी की तरह काम करेगा और उसका शुभ फल आपको जरूर मिलेगा। मेरे पास एक कुंडली आई थी, उनको बताया गया था, मैंने बोला था कि आपकी मतलब शादी हुई ना, आप कभी साथ में नहीं रहोगे, आप हमेशा अलग रहोगे। सो देवर लाइक फिर भी हमें करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनकी शादी हो भी गई ना। उनके साथ क्या हुआ ना, उनके हस्बैंड का जॉब इतना ट्रैवलिंग का था कि वो बार बार, और पर्टिकुलरली एक ही सिटी में उनका ऑफिस का कुछ ना कुछ काम निकल के आता था। तो ऐसा 4-5 साल उन्होंने निकाले कि हफ्ते में 3 दिन ट्रैवल। फिर वो थक गई एक लेवल पर, बोली कि चलो ठीक है, अगर यही करना है तो तुमको बार बार वहीं पे जाना है तो हम उसी सिटी में जो है शिफ्टिंग कर लेते हैं। जैसे ही उन्होंने वहां शिफ्टिंग किया ना, उनका ट्रांसफर कहीं और हो गया। तो ये मतलब ग्रहों को हम ऐसे आसानी से फूल नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जितनी खुशी मिल रही है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा जी लो। दुख जो है वो हर किसी के लाइफ में है। कौन सा वाला हम साइड में रख सकते हैं, उसको साइड में रखना सीखो। जितना ज्यादा जिस चीज से बेनिफिट मिल रहा है उतना ज्यादा उस चीज से ले लो। तो अब हमने देखा कि शुक्र और शनि इन दोनों का अगर संबंध होता है तो उससे भी क्या होता है ना कि जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। शुक्र और शनि का सबसे बड़ा गुण जो है ना, इन दोनों को मित्र कहा गया है बहुत सी जगहों पे शास्त्र में। तो ये दोनों जिस जिसकी कुंडली में स्ट्रांग है, उन लोगों का करियर बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अनबिलीवेबल, मतलब कि वो अपना कुछ, उनके जाने के बाद भी उनका नाम रहेगा, इस टाइप के कुछ काम करके जाएंगे, इतना अच्छा उनका करियर रहता है। बिकॉज वीनस लग्जरी देगा और सैटर्न उसको डिले करेगा, तो लंबे समय तक उनका नाम रहेगा। बट सेम टाइम पे जब मैरिड लाइफ की बात आती है ना, तो वीनस लग्जरी देगा लेकिन सैटर्न वैराग्य देगा ना मैरिज में, तो शादी उन लोगों की नहीं टिक पाती है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि आपको मिल क्या रहा है। ये प्लैनेट आपको जो चीज अच्छी दे रहे, जैसे कि आपने शुक्र शनि की युति देखी, करियर अच्छा है, अपॉर्चुनिटी सब है, और आपने जिद की कि नहीं मुझे हाउस वाइफ ही बनना है और मुझे शादी ही करनी है, तो ना आपको करियर मिलेगा ना शादी मिलेगी। जो मिल रहा है उस पर फोकस करो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। रेमेडीज हर चीज के लिए है, लेकिन वो एक हद तक के लिए होती है। 100% क्योर रेमेडी नहीं होती। जब आपको टाइम फ्रेम पता है ना, इतने टाइम बाद प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, 100% रेमेडी, गो फॉर रेमेडीज। बट अगर कुछ दुख आप झेलो ना, तो आगे आने वाली प्रॉब्लम डिले हो जाएगी, क्यों टल जाएगी। बहुत बार क्या होता है ना कि अभी सुख मिलता है, 10 साल बाद फिर से प्रॉब्लम आएगी। तो उसको आप कब ले सकते हो, जैसे बीमारी है या लाइफ पार्टनर की बीमारी है, जब तक हम यंग है हम ये सारी चीजें ले सकते हैं। बुढ़ापे में हमें खुद का भी ख्याल रखना है, उसका भी तो मुश्किल होता है। तो ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करके फिर शादी को, जो क्वेश्चन है ना, उसको देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया कि मैरिज से रिलेटेड कौन से ग्रहों को हम देखते हैं, और मैरिज का सुख जो है वो अगर उसमें नैसर्गिक बाधा है, जैसे कुंडली आपकी कुछ प्रॉब्लम दिखा रही है, तो उसको आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। बहुत सी कुंडली, यू माइट नॉट लाइक इट दिस थॉट, बहुत सी कुंडली ऐसी आती है आजकल, जब से राहु कलयुग में एक्टिवेट है ना, मैरिड लाइफ ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो चुका है। बहुत से लोगों का, 90% लोगों का मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होता है। एक है लिविंग स्टाइल एंड वर्किंग स्टाइल। मंडे टू फ्राइडे एवरीबडी इज इन द ऑफिस, सैटरडे संडे मिलता है तो एक दिन तो खुद का स्ट्रेस निकालने के लिए जाता है, तो लोग एक दूसरे को एक ही घर में होके मिल नहीं पाते हैं। तो उनमें वो बैलेंस नहीं बैठ रहा है, और उससे क्या होता है, सबसे ज्यादा डिवोर्स अगर आपने देखा तो लॉकडाउन में हुए थे, साथ में रहने के कारण। कोई ऑप्शन ही नहीं था, ऐसा हुआ था। यस मैम, क्या? बच्चे भी हुए थे। हाँ। और बहुत सारे ब्रेकअप भी उसी टाइम हुए थे, क्योंकि जो अफेयर थे वहां मिल नहीं पाए, तो घर में और झगड़ा। मैरिड लाइफ का हमेशा याद रखना है, आई वाज टेलिंग कि अगर हमें पता है कि वो चीज ठीक नहीं है ना, तो बहुत उसके पीछे नहीं भागना है कि उसको ठीक करे। जो हाथ में है वो भी छूटने लग जाता है। कभी कभी चीजें एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट एंड बिगेस्ट रेमेडी। जब हमें पता है चीजें बिगड़ने वाली है, हस्बैंड या वाइफ पार्टनर जो भी है वो गुस्से वाला है, जस्ट काम दैट मोमेंट। बाद में आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये काम रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जरूरी भी होता है उस समय के लिए। झगड़ा तो अभी होगा या बाद में, प्यार से बात करो, इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, गुस्से का लेवल कम ज्यादा हो जाता है।
तो इस प्रकार से उसको देखना है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में एक लेवल तक जाते हो अच्छा पढ़ने में, यू कैन एवरी मॉर्निंग चेक कि आज मेरे लाइफ पार्टनर का मूड कैसे होगा, तो मुझे कैसे बात करनी है, वो शाम को क्या खाना चाहेगा, तो उसको स्वीट देना है कि स्पाइसी देना है, एंड ही मैम ये ऑल्सो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यू कैन चेक। तो ऐसा अगर आता है ना कि आज आपका दिन खराब है, आप देख पा रहे हो कि आपका मंगल जो है वो आज प्रोग्रेसिव है, आज के दिन के लिए चंद्र भी आपका बिगड़ा है, कीप क्वाइट। शायद ऑफिस में कोई स्ट्रेस आएगा तो स्पाउस का फोन आएगा, वो गुस्सा आपके उतारेगा, कीप क्वाइट दैट मोमेंट, इंस्टेंट रिप्लाई मत कीजिए शाम को, क्योंकि वैसे भी झगड़ा होने वाला है, प्लैनेट बोल रहे हैं। सो अंडरस्टैंड इट इज नथिंग, इट्स नॉट अ कॉम्प्रोमाइज, इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड हाउ टू बैलेंस द सिचुएशन। इसमें अपने ईगो को लाना ही नहीं है, कभी कभी आपको भी गुस्सा आएगा तो उनको भी चुप रहना है। तो बट इस मैम वो फिर अगर प्लैनेट है तो वो तो मतलब करवाएगा ही ना आपसे, मतलब फिर मतलब इट्स नॉट दैट यू इंटेंड इट। मतलब अगर आप, कई बार ये होता है कि आप चाहते भी हो कि मत करो, बट वो कोई स्टेटमेंट, मतलब दैट दिल इज में किसी के कुछ नहीं होता, इट इज सिचुएशनल, दैट वो इज हो वाई द जाता है। एस्ट्रोलॉजी इज देयर, कि आपको प्रॉब्लम दिखाई गई है, अब उस पर रिएक्ट कैसे करना है ये आपका मन आपको कितने कंट्रोल में है वो बताएगा। अगर आप सही मेडिटेशन करते हैं या आप बैलेंस हो, आप वो कर सकते हो कि उस मोमेंट कुछ भी हो जाए मुझे चुप बैठना है। बट दैट्स वाई द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी दैट इट इज अ लाइट। वो आपको प्रॉब्लम दिखाएगी, प्रॉब्लम वहीं पे है, अंधेरे में भी जाओ तो भी वहीं पे है, उजाले में जाओ वहीं पे है, वो दिखाएगी। देखने के बाद कैसे रिएक्ट करना है दैट इज योर ओन कोर्स, वो आपका अपना चॉइस है। बुरा आपको दोनों केस में लगेगा, आप चुप रहोगे तो भी बुरा लगेगा कि मैं गलत नहीं हूं, तो भी मुझे बोला जा रहा है। आप झगड़ा करोगे तो वो कुछ और चार चीजें बोलोगे तो भी बुरा लगेगा। आपको कौन सा वाला चाहिए वो आपको पिक करना है। इट इज दैट सिंपल। धीरे धीरे चीजें बहुत आसान होने लगती है, एंड इट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, बिलीव मी, इट्स एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट करना है कि मेरी लाइफ ऐसे ही होने वाली है, तो मुझे जहां अच्छा है ना वहां 100% एनर्जी देनी है, जहां नहीं मिल रहा है वहां एक्सेप्टेंस रखना है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट मैरिड लाइफ। आज हम यहाँ रुकते हैं, आज थोड़ा लेट क्लास शुरू हुआ हमारा, थोड़ा वास्तु का जो था वो एक्सटेंड हो गया था, बट स्टिल वी टुक अ 45 मिनट। तो मैरिड लाइफ आपके समझ में आया। कल हम आगे का टॉपिक लेंगे, हेल्थ या कोई ऐसा, हम प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। जब मैं बोलती हूँ ना, आप लिख के रखिए कौन से घर के बारे में चेक करना है, तो सिमिलर प्रॉब्लम आपके आसपास आई, आप इमिडिएटली वो रूल लगा सकते हैं और उस रूल को अप्लाई करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि प्रॉब्लम के रूट्स को पहले ढूंढना है, रेमेडी बाद में ढूंढनी है। आजकल हो ही रहे लोग रेमेडी के पीछे कि इसकी क्या रेमेडी है, उसका क्या उपाय, उपाय बाद में ढूंढिए, क्योंकि अगर आप रेक्टिफाई रूट से करोगे ना तो आपको उपाय करने की जरूरत ही नहीं है, जड़ों से ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो पहले वो प्रॉब्लम आया कहाँ से, उस पे फोकस कीजिए, कौन से ग्रह के कारण आया, कौन से भाव में होने के कारण आया, कौन से एज में आया, वो एक बार कर देंगे ना आप तो चीजें आसान हो जाती है। हेलो यस, तेजस्वी मैम। यस श्रद्धा जी। तेजस्वी मैम, ये शेड्यूल ऐसे ही रहने वाला है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे? नहीं नहीं, ये डेली है, अगले 10 दिनों तक ये डेली रहेगा। 8 to 9 का वास्तु का रहेगा पेड वालों का, एंड 9 to 10 जो है वो एस्ट्रोलॉजी का जो फ्री वाला है वो रहेगा। ओके, ये डेली का है? ये डेली का है। ओके, दिस देखा वन नहीं मैंने? 9:30 का जो बोल रहे हैं ना आप, जी हाँ, 9:30 वाला, 9:30 वाला। 8 to 9 आपका वास्तु रहेगा, हाँ। वास्तु के ग्रुप में, और 9 to 10 जो है वो एस्ट्रोलॉजी रहेगा। अब टाइम थोड़ा क्या होता है, वो क्लास थोड़ा 10 मिनट आगे गया ना, ये भी 10 मिनट आगे जाएगा। ओके, इतना सो डेली इट विल बी मंडे टू इट विल बी डेली टिल ओके। 30th of this month, it will be daily। और मैडम अच्छा, 1 सितंबर को ये स्टार्ट हो चुका है ना, दैट मीन्स? नहीं, नहीं। 14 को स्टार्ट हुआ, इट वाज 16 सेशंस, 32 टॉपिक, 16 सेशंस, तो ये 16 डेज का कोर्स है। ओके फाइन। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आपने लेट ज्वाइन किया है ना, आपको हाँ मैं नेक्स्ट बैच में ऐड कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम ठीक, नहीं। ठीक है, थैंक यू। ओके। मैम वो आप कल भेजने वाले थे ना वो कुछ पीडीएफ, वो आई थिंक एग्जॉल्टेड और वो सब, और बुक्स भी। भेजा हुआ है वो, एग्जॉल्टेड का तो भेजा हुआ है, बुक्स का मैं बस अच्छा, एक बार भेज देती हूँ। हाँ, बुक्स का सेम ग्रुप, कौन से वाले ग्रुप में भेजा आपने? अच्छा, आपको नहीं मिला है, आपके ग्रुप में भी डाला है ना आपके क्लास के इसमें।
मैं एक बार चेक करती हूँ कल उसका, नहीं दिया है मैं दे देती हूँ कल, उसको फॉरवर्ड कर देती हूँ PDF सा। हमारे उसमें मतलब अब हमारा तो एक ही अभी है ना ग्रुप, वो वेद वास्तु वाला। हाँ, तो वास्तु के 3 अलग कोर्स चल रहे हैं ना, इसलिए मैंने पूछा कि आपके हाँ, इसमें नहीं हमारे दिया, उसमें नहीं डाला। तो मैं आपके ग्रुप में उसको पोस्ट कर देती हूँ। ओके, आदिश महावीर सिंह फर्स्ट टाइम अटेंड किया। थैंक यू आदिश जी, कहाँ से हो आप? मुझे पता भी चलेगा कौन है आदिश जी। थैंक यू फॉर योर दिस फीडबैक। अगर आप बात कर सकते हो मुझे अच्छा भी लगेगा, कि जिन्होंने बोला ओके यू आर फ्रॉम पुणे, पुणे से कहाँ से हो आप? पुणे तो एकदम मुझे घर जैसा है मेरा मायका है मेरा। PCMC, अरे वाह। ओके, PCMC से कहाँ से है मैं पूछ सकती? संवाद कीजिए। न्यू सांगवी, अरे वाह, वहां पे भी मैंने मेरे हॉस्टल के टाइम पे मैंने न्यू सांगवी में रही हूँ मैं काफी समय, 2 साल तक ऑन द न्यू सांगवी, वही ना, ब्रेमेन कॉर्नर वगैरह वो उसके पास ही आता है। और जो स्कूल है घोलप, बाबूराव घोलप स्कूल वगैरह, पता है मुझे वो एरिया अच्छे से। अरे वाह, बहुत ऐसे लग रहा है बहुत दूर से या बहुत पास से, कहाँ कहाँ से, कैसे आप कैसे जुड़ गए इस ग्रुप से आदिश जी? वो टाइप ही करेंगे शायद अभी। था, भेजा था, दोस्त ने भेजा था मैम, तो अच्छा। मैंने आज ज्वाइन किया, ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, हम्म। तो आज चांस मिला और देखा आपका लिंक भी आया है, तो मैंने सोचा ज्वाइन करके देखता हूँ, ओके। तो अच्छा लगा, पहली बार अटेंड किया। और आप थोड़ा करते हो एस्ट्रोलॉजी वास्तु, कुछ किया है आपने, कभी सीखा है या सीख रहे हो? मैम मैंने बहुत सारे क्लासेस किए पर इनकंसिस्टेंसी है, फिर किसी ने कुंडली देख के बोला नहीं करना है, गुरु अच्छा। बल नहीं है, फिर वास्तु का क्लास जो धुंडीराज पाठक सर थे ना, तो अच्छा। उनके पास किया था, ओके। डॉक्टर धुंडीराज पाठक सर, पर उनकी वो हम लास्ट बैच थे, वो उनकी हाँ, सडन डेथ हो गई अचानक हार्ट अटैक की वजह उनका से। एज भी था ना उतना फिर, हाँ 60 प्लस था वो। एज भी था उनका, तो हेल्थ भी साथ नहीं दे हाँ, रही। फिर और एक दूसरी मैम थी कविता मैम, उनसे भी किया था क्लास, हम्म। शायद उनका साथ लॉकडाउन में किया था शायद, या ओके। उसके बाद हम्म। कविता कठारे करके थे शायद। अच्छा, तो धुंडीराज सर ने आपको नहीं बताया था आप करो या नहीं करो प्रोफेशनली? सीख तो हर कोई सकता है, अ, प्रोफेशनली करो या नहीं करो वो हमें। नहीं, उनसे वो तब वो टाइम पे ये बात हुई नहीं थी, वो संडे टू संडे होता था ना, तो 2 संडे हुआ था क्लास, और ओके। तीसरे संडे के पहले ही वो एक्सपायर हो गए। अरे अच्छा, आप एकदम लास्ट वाले बैच में थे उनके मतलब? यस यस एकदम। ओके, कोई नहीं, ठीक है। और सांगवी में कहाँ रहते हो आप? न्यू सांगवी में कृष्णा चौक,